हेलो वेल्थकॉन मेंबर्स, आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म और उसके टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं और वो उस बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी एंड डॉक्टर सी। डॉक्टर ए जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर बी गायनोलॉजिस्ट है एंड डॉक्टर सी पीडियाट्रिशियन है। ये डिसाइड करते हैं कि आपस में मिलकर एक क्लिनिक स्टार्ट करते हैं। ये आपस में मिलकर क्लिनिक क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, इनका टीम वर्क होगा। टीम वर्क करने से इनका वेंचर भी बड़ा होगा। इसके अलावा पेशेंट्स को भी वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा क्लिनिक के जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपस में वो शेयर कर लेंगे। और क्लिनिक को बनाने के लिए इनको पहले पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी। पार्टनरशिप फर्म बनाने से क्या होता है कि एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो इसको भी अपना खुद से एक आईटीआर फाइल करना होता है। तो जब वो अपना आईटीआर फाइल करेगी तो उसके टैक्सेशन का बेनिफिट भी इनको मिल जाएगा। तो ये एक क्लिनिक साथ में मिलकर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। अब क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए इनको क्या करना होगा, पहले पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले ये तीनों आपस में मिलकर बैठकर एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि फर्म का नेम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं वो फर्म में कितनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई पार्टनर फर्म में लोन देना चाह रहा है तो वो कितने अमाउंट का लोन देगा। अब जब वो कैपिटल देंगे, लोन देंगे फर्म को, तो फर्म उनको उस पर इंटरेस्ट भी पे करेगी, किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। अब जब वो फर्म में वर्क करेंगे तो फर्म इनको रेम्यूनरेशन भी देगी, तो फर्म कितनी अमाउंट का रेम्यूनरेशन देगी। इसके अलावा इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है फर्म में वो क्या होगा। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है तो उसके रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। ये सब आपस में मिलकर ओरली डिसाइड करेंगे। तो जो म्यूचुअली एग्रीड कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, अब ये क्या करेंगे, इनको एक स्टैम्प पेपर पर लिख लेंगे, सारे क्लॉसेस को लिख लेंगे। लिखकर फिर उसको वो स्टैम्प पेपर को नोटराइज कराकर अपने पास रख लेंगे। ये जो स्टैम्प पेपर होता है ये बन जाती है इनकी पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो जो म्यूचुअली एग्रीड कंडीशन को जब वो रिटन में ले लेते हैं तो ये बन जाती है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप डीड अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। जब पार्टनरशिप डीड को आप क्या करते हो, रजिस्ट्रार और फर्म के पास रजिस्टर करा लेते हो तो ये बन जाती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, राइट। और इसका प्रूफ क्या हो जाता है, इनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो और जब वो क्या करते हैं कि इस पार्टनरशिप डीड को स्टैम्प पेपर पर लिखकर नोटराइज कराकर अपने पास रख लेते हैं, उसको वो रजिस्टर नहीं कराते, तो वो बन जाती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। देखिए, टैक्सेशन पर्पज से रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टैक्सेशन पर्पज से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही पार्टनरशिप फर्म सेम होती हैं। फिर भी अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपकी जो फर्म है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आगे चलकर आपको कोई बैंक से लोन लेना हो तो बैंक आपके लोन को इजीली अप्रूव कर देती है। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी से अगर आपका फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, स्यू भी कर सकते हैं। बट अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्रेडिबिलिटी और लीगल प्रोटेक्शन के लिए जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। अब क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई। अब चाहे पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस पार्टनरशिप डीड से आप क्या कर सकते हैं, फर्म के लिए एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, तो फर्म के लिए एक सेपरेट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे देंगे, आपको इजीली फर्म का पैन कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही आपको फर्म का पैन कार्ड मिल जाता है तो वो फर्म जो होती है वो इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब आप अपने फर्म का आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। अब जब आपको फर्म का पैन कार्ड मिल जाता है तो उस पैन कार्ड के थ्रू आप फर्म का बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। जब फर्म का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, फर्म के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, फर्म की जो इनकम होगी, फर्म के जो एक्सपेंडिचर होंगे उस बैंक अकाउंट के थ्रू हो जाएंगे। अब आपकी पार्टनरशिप फर्म बनकर रेडी हो गई। अब वो सारे ट्रांजैक्शंस भी कर सकती है क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन होगा, अपना आईटीआर भी फाइल कर सकती है क्योंकि उसको पैन कार्ड मिल गया। ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है ये गवर्न
गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू। तो इसका भी एक अलग एक्ट होता है, उसके थ्रू ये गवर्न होती है। अब देखिए, जब हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई तो उसका फर्स्ट और बहुत क्रूशियल स्टेप क्या था? पार्टनरशिप डीड। जब भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड को बनाओ तो उसके सारे क्लॉसेस को अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए और सारे क्लॉसेस उसमें लिखने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो इस पार्टनरशिप डीड की वजह से ही होगा, और कोई डिस्प्यूट होने से बच जाएगा तो वो भी इस डीड की वजह से। क्योंकि अगर कोई क्लॉज मिसिंग होगा तो पार्टनर्स में आगे चलकर डिस्प्यूट होगा, और सारे क्लॉसेस अच्छे से लिखे होंगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि उस पार्टनरशिप डीड को आप किसी अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएं। अब जब वो डीड बनेगी तो उस डीड में जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं वो कौन से क्लॉज हैं जो कि आपको जरूर देखने चाहिए? सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म। जब भी आप फर्म का नेम डिसाइड करें तो आप मेक श्योर करें कि आप उसमें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी इस तरह के सफिक्स को लिखने से बचें, क्योंकि लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये जो सफिक्स होते हैं ये कंपनी के लिए लगाए जाते हैं, और एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको ये सफिक्स यूज नहीं करने। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स होंगे वो कितना कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी क्लियर उस डीड में लिखा होना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट करें या कैश में ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट करें। हो सकता है जो डॉक्टर ए हैं वो कैश में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करे, डॉक्टर बी हैं वो कोई मशीनरी दे दे फर्म को या कोई लैपटॉप दे दे फर्म को, इस तरह की कोई चीज काइंड में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करे, और हो सकता है जो डॉक्टर सी है वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना करे। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो काइंड में कंट्रीब्यूशन होता है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी डीड में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि उस मशीनरी की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो वो उस डीड में जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखी गई है उसी के बेसिस पे उसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की जाएगी। तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर होने चाहिए। दो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं जो कि एकदम क्लियर होने चाहिए, इंटरेस्ट के बारे में और रेम्यूनरेशन के बारे में। देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, या हो सकता है कोई पार्टनर फर्म को लोन भी दे दे, तो फर्म की क्या लायबिलिटी बनती है कि उस कैपिटल पर, उस लोन पर वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट फर्म तभी पे करेगी जब क्लॉज में क्लियर लिखा हो। जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट का सेपरेट क्लॉज होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि इस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगी, इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगी। जब ये लिखा होगा तभी इंटरेस्ट पे की जाएगी, अदरवाइज पार्टनर्स इंटरेस्ट को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेम वे में रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को आप बोनस भी बोल सकते हैं, सैलरी भी बोल सकते हैं, कमीशन भी बोल सकते हैं, आप जो भी नाम दें सबको कलेक्टिवली रेम्यूनरेशन बोला जाता है। अब देखिए, रेम्यूनरेशन किसको पे किया जाता है? जो पर्सन फर्म में वर्क करेगा, बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, उसी को ही तो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अब लेट सपोज फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, एबीसी तो थे ही, एक डॉक्टर डी भी हैं जो क्या करते हैं फर्म में केवल कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल फर्म में पैसा लगाते हैं, लेकिन वो अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करते, फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्या फर्म उनको रेम्यूनरेशन दे? नो। जब वो कोई काम ही नहीं कर रहे तो उनको किस बात का रेम्यूनरेशन? तो रेम्यूनरेशन हमेशा हमेशा वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जिसने कैपिटल लगाई है, जैसे डॉक्टर डी ने कैपिटल लगाई तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर हम लोन के इंटरेस्ट की बात करें तो जो लोन देगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये तो हर एक डॉक्टर को मिलेगा जो क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, लोन देते हैं फर्म को। लेकिन रेम्यूनरेशन केवल उन्हीं पार्टनर को, उन्हीं डॉक्टर को मिलेगा जो कि फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। अब रेम्यूनरेशन किसको मिलता है? वर्किंग पार्टनर को। इसके साथ ही आपको ये जरूर ध्यान देना है कि रेम्यूनरेशन का भी क्लॉज होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि किस किस वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितने अमाउंट का रेम्यूनरेशन मिलेगा, या कितने परसेंटेज का रेम्यूनरेशन मिलेगा। ये आपकी डीड में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन का क्लॉज होना चाहिए। अगर ये क्लॉज मिसिंग होगा तो जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पार्टनर्स किसी भी अमाउंट का नहीं निकाल सकते, इसके लिए भी एक अपर लिमिट दे रखी है। इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% की रेट से ही मिल सकता है, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट पार्टनर्स अपनी फर्म से नहीं ले सकते। रेम्यूनरेशन के लिए भी एक मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, सेक्शन 40 क्लॉज बी में एक फॉर्मूला बताया गया है, उससे आप मैक्सिमम लिमिट देखेंगे रेम्यूनरेशन की, उससे ज्यादा का रेम्यूनरेशन पार्टनर्स अपनी फर्म से नहीं ले सकते। क्लियर? तो आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई, आपकी पार्टनरशिप फर्म भी एग्जिस्टेंस में आ चुकी
चुकी है, उसका बैंक अकाउंट भी है, सारे ट्रांजेक्शन कर सकती है। अब क्या होगा, जो तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों डॉक्टर्स हैं, जब वो मिलकर अपना क्लिनिक चलाएंगे, उनकी जो कंसल्टेशन फीस से अदर अमाउंट से जो भी रिसीविंग होगी, जो भी इनकम होगी, वो फर्म की इनकम मानी जाएगी, राइट। तो वो जब क्लिनिक चलाएंगे उससे उनकी जो ग्रॉस रिसीट होगी, तीनों की एक्यूमुलेट होकर वो फर्म की रिसीट मानी जाएगी। इसके अलावा फर्म के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे कि स्टाफ की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, क्लीनिंग एक्सपेंडिचर, मेडिसिन के एक्सपेंडिचर, टेलीफोन, इंटरनेट, ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो किसके एक्सपेंडिचर होंगे, फर्म के एक्सपेंडिचर होंगे, राइट। तो फर्म की जो भी इनकम होगी, उस इनकम में से फर्म के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे ये माइनस हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी फर्म अपने पार्टनर्स को, लोन पर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो भी हमने माइनस कर दिया, क्योंकि वो फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो इस इनकम में से ये एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद में फर्म का आ जाएगा बुक प्रॉफिट। अब आपने एक चीज ध्यान दी हो, इस बुक प्रॉफिट में से अभी जो रेम्युनरेशन फर्म अपने पार्टनर को देगी, जो सैलरी, बोनस, कमीशन देगी अपने वर्किंग पार्टनर को, वो अभी माइनस नहीं किया है। माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मैक्सिमम अमाउंट पहले रेम्युनरेशन का निकाला जाता है कि फर्म मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन पे कर सकती है, वो जो है वो इस बुक प्रॉफिट पर ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो रेम्युनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि आप पहले अपना बुक प्रॉफिट देख लीजिए, उस बुक प्रॉफिट में फर्स्ट 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट होगा उसका 90% निकाल लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए 3 लाख से। जो भी ज्यादा होगा, जो हायर अमाउंट होगा वो लिया जाएगा। इसके बाद में अगर आपका बुक प्रॉफिट 6 लाख से अबव है तो अबव बुक प्रॉफिट पे 60% ऑफ बुक प्रॉफिट निकाला जाएगा, ये मैक्सिमम रेम्युनरेशन हो जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, फर्म का बुक प्रॉफिट लेट सपोज था 15 लाख, ओके। अब इस बुक प्रॉफिट में पहले हम देखेंगे मैक्सिमम रेम्युनरेशन फर्म कितना पे कर सकती है। तो 15 लाख का बुक प्रॉफिट था, इस 15 लाख के जो फर्स्ट 6 लाख बुक प्रॉफिट होगा उसका आप 90% निकाल लो, यह आ गया 5,40,000। इसको आप कंपेयर कर लो जो 3 लाख था उससे, ओके। अब इसमें से जो हायर अमाउंट था आप वो ले लो, तो हायर अमाउंट इसमें से क्या है, 5,40,000, ठीक है। यहाँ पे 5,40,000 आ गया। नाउ जो नेक्स्ट 6 लाख अब बुक प्रॉफिट होगा कितना हुआ, 9 लाख। इस 9 लाख का आप 60% निकाल लो, इसका 60% भी आया 5,40,000। अब ये जो 5 लाख, यहाँ पे भी फाइनल अमाउंट क्या आ गई, 5,40,000, ओके। तो ये 5,40,000 प्लस ये 5,40,000 कितना हो गया, ये हो गया 10,80,000। तो फर्म अपने पार्टनर को टोटल कितना रेम्युनरेशन पे कर सकती है, 10,80,000। नाउ लेट्स सपोज अगर फर्म अपने पार्टनर को 9 लाख का रेम्युनरेशन पे करती है तो ये इस लिमिट के अंदर है, तो ठीक है 9 लाख का पे कर देगी। लेकिन अगर फर्म अपने पार्टनर को 11 लाख का रेम्युनरेशन पे करना चाहती है तो वो ये पे नहीं कर सकती, क्योंकि वो 10,80,000 की लिमिट को एक्सीड कर रहा है। तो देखिए, हर एक चीज के पीछे ना एक लॉजिक होता है। अगर इस तरह की अपर लिमिट ना लगाई गई होती तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा होता वो समझते हैं एक बार। देखिए, फर्म का जो बुक प्रॉफिट है, फर्म का बुक प्रॉफिट कितना था, 15 लाख रुपीस। हमारे फर्म में टोटल कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी एंड डॉक्टर सी। अब ये प्रैक्टिकली करते क्या, 5 लाख रुपीस का रेम्युनरेशन ये रख लेते, 5 लाख रुपीस का रेम्युनरेशन ये रख लेते और 5 लाख रुपीस का रेम्युनरेशन ये रख लेते। अब फर्म का जो 15 लाख था वो तो टोटल किस में चला गया, रेम्युनरेशन में चला गया। तो पूरा का पूरा रेम्युनरेशन पे कर दिया फर्म ने। फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा, 0, मतलब फर्म की इनकम कितनी हुई, 0। तो 0 इनकम पर टैक्स भी 0 हो गया। अब ये जो इनकम है रेम्युनरेशन की, ये इंडिविजुअल पार्टनर्स की इनकम बन जाएगी। अब 5 लाख की इनकम पर अगर इनकी कोई और इनकम नहीं है, केवल रेम्युनरेशन की इनकम है, तो 5 लाख पर टैक्स 0, इस पर भी टैक्स 0 और इस पर भी टैक्स 0 हो गया। तो ना फर्म को टैक्स पे करना पड़ा और ना ही पार्टनर्स को टैक्स पे करना पड़ा। तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए ये सेक्शन बनाया गया, जहां पर ये लिमिट बताई गई, अपर लिमिट फॉर्मूला बताया गया, इस लिमिट से ज्यादा आप रेम्युनरेशन पे नहीं कर सकते। क्लियर। अब क्या था, जो हमने फर्म के बुक प्रॉफिट देखा था, फर्म का बुक प्रॉफिट कितना था, 15 लाख। हमने मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना देखा था, 10,80,000 का ही रेम्युनरेशन फर्म पे कर सकती है। अब देखिए होगा क्या, बुक प्रॉफिट था 15 लाख। अब इसमें से क्योंकि रेम्युनरेशन भी खर्चा है तो रेम्युनरेशन भी इस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा 10,80,000 का,
तो नेट अमाउंट, नेट बुक प्रॉफिट फर्म के पास कितना बचा, 4,20,000। ये जो बुक प्रॉफिट है ये फर्म की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो फर्म की इनकम कितनी हुई, 4,20,000। अब फर्म को इस पर टैक्स पे करना होगा। पार्टनरशिप फर्म को हमेशा फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर 1,000 रुपए की भी इनकम कर रही है ना, तो उसको 300 रुपए पहले टैक्स के देने होंगे, देन 700 रुपीज उसकी नेट इनकम बचेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, कितने का भी इनकम हो, कितने का भी प्रॉफिट हो, आपको फ्लैट 30% से पहले टैक्स देना है। 4,20,000 का 30% हो गया 1,26,000। ये क्या पे कर देगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगी पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब क्या हुआ, इसमें से, इस इनकम में से टैक्स पे कर दिया, कितना, 1,26,000 का। नेट अमाउंट कितना बचा, 2,94,000। अब ये जो 2,94,000 है, ये प्रॉफिट बचा फर्म के पास में। अब इस प्रॉफिट को क्या करेगी फर्म, अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेट्स सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है 1/3 1/3 1/3। तो इनके पास कितना आया, इसके पास 98,000, इसके पास भी 98,000 और इसके पास भी 98,000, राइट। ये तो हो गया पूरे फर्म का टैक्सेशन। अब बात करते हैं इंडिविजुअल पार्टनर्स को, कि इंडिविजुअल पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी को क्या मिल रहा है। तो देखिए, एक तो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से, जो भी ये कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं या लोन देते हैं उससे इंटरेस्ट मिलेगी। एक इनको रेम्यूनरेशन मिलेगा, अगर ये वर्किंग पार्टनर है तो इन्हें फर्म से रेम्यूनरेशन मिलेगा। और थर्ड इनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना शेयर। ठीक है, थर्ड इनको फर्म से प्रॉफिट मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब एक बात बताइए, जो इंटरेस्ट है, जो फर्म ने इंटरेस्ट पे करी पार्टनर्स को, क्या फर्म ने उस पर टैक्स पे किया था, फर्म ने क्या उस पर टैक्स पे किया था। तो देखिए, जो टैक्स है वो हमेशा इनकम पर पे किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म का क्या था, एक्सपेंडिचर था। तो एक्सपेंडिचर पे थोड़ा ना टैक्स पे किया जाएगा। तो क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंडिचर था, फर्म ने ये इस पर टैक्स पे नहीं किया था, तो ये पार्टनर्स की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, इंडिविजुअल इनकम। और पार्टनर्स को इस पर टैक्स पे करना होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टनर्स ने क्लिनिक पर जो भी इनकम अर्न की थी, जो भी उनकी कंसल्टेशन फीस से इनकम हुई थी, वो पार्टनर्स की इनकम नहीं थी, वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम थी और फर्म ने उस पर टैक्स पे किया। अब पार्टनर को उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब पार्टनर की इनकम वो होगी जो उन्हें फर्म से मिल रही है। तो फर्म से इंटरेस्ट मिल रही थी, ये पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम हो जाएगी क्योंकि फर्म ने उस पर टैक्स पे नहीं किया था। रेम्यूनरेशन रिसीव किया है, तो रेम्यूनरेशन पार्टनर्स की इनकम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। रेम्यूनरेशन फर्म का खर्चा था, फर्म ने उस पर टैक्स पे नहीं किया, पार्टनर्स की इनकम होगी, पार्टनर्स को इस पर टैक्स पे करना होगा। थर्ड, पार्टनर्स को क्या मिला, प्रॉफिट में से अपना शेयर मिला। तो प्रॉफिट पर फर्म ने क्या टैक्स पे किया था, देन आंसर इज यस। ये जो प्रॉफिट आया था ना 4,20,000 का, इस पूरे पर फर्म टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी है। तो इसमें से अब इनको शेयर मिला है, तो ये पार्टनर की इनकम तो है, बट पार्टनर के हैंड में ये क्या है, ये जो इनकम है पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2A। तो ये जो होगी पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी। पार्टनर को इस वाले अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा जब वो अपना इंडिविजुअल ITR फाइल करेंगे। तो ये था पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन और ये था इंडिविजुअल पार्टनर्स का टैक्सेशन। तो आपको करना क्या है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। आपको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी होगी, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी होगी। बहुत केयरफुली वो डीड आपको ड्राफ्ट करनी होगी। उस डीड में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी होंगी। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एक रेम्यूनरेशन का क्लॉज और एक इंटरेस्ट का क्लॉज। वो आपको देख लेना है कि वो उसमें है कि नहीं, क्योंकि जब रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट डीड में लिखा होगा तभी आपको वो मिलेगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है आपको वो भी कंसीडर कर लेनी है। इंटरेस्ट के केस में 12% और रेम्यूनरेशन के केस में फॉर्मूला है, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते। अब पार्टनरशिप फर्म जब अपना ITR फाइल करेगी तो पार्टनरशिप फर्म को फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना ही होगा। तो आप जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो फर्म का फ्लैट 30% की रेट से टैक्स जाना ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप फर्म से जो भी रेम्यूनरेशन लेंगे और इंटरेस्ट लेंगे वो आपकी पर्सनल इनकम बन जाएगी, आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम बन जाएगी। आपको उस पर टैक्स पे करना होगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ना, आपको उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना, वो आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, हेल्पफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। वेल, कौन इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू so much for watching the video.